तो मूल अधिकारों के अगले अध्याय में हम यहाँ पर आए हैं। अब अगले अध्याय के बारे में, पिछले अध्याय हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। अब जाते हैं हम अगले अध्याय के ऊपर, देखते हैं अगले अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो हमारा अगला अनुच्छेद है 21वां अनुच्छेद, जिसमें दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की स्वतंत्रता। यानी आपको स्वतंत्रता तो है किस किन चीज़ों की, प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण कर सकते हो। अपने प्राणों के और अपने देह की सुरक्षा यहाँ पर आप कर सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। ये आपको अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद 21। इसको पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्र से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी नागरिक हो, उसको विधि के द्वारा यानी कि विधि के माध्यम से ही उसको उसके प्राण या उसके देह से उनको स्वतंत्रता उनकी वांछित करी जाएगी, अन्यथा वह नहीं करी जाएगी। 21 में ही कह दिया गया है, खंड का में शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अध्याधारित करे उपबंध करेगा। 21 में ही 21 का क बना के उन्होंने शिक्षा का अधिकार भी उन्होंने दिया। 22 देखते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में क्या गया, यानी कि आपको गिरफ्तारी से बचाव के यहाँ पर कुछ रेमेडीज दी गई हैं, उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विरोधी व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को, उसको क्या क्या गया है, तो पहले तो उसे संपूर्ण सूचना दी जाएगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपको अभिरक्षा यानी अपना बचाव करने का उसको अधिकार होगा। अपने मन हिसाब से या फिर अपने मनपसंद के हिसाब से वह अपने वकील या अधिवक्ताओं को वह चुन सकते हैं और अपनी सुरक्षा वह कर सकते हैं, इससे लिए उनको वंचित नहीं किया जाएगा। इसी का खंड 2 है आपका। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान में से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसमें क्या कहा गया, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो निकटतम जो हमारा मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा आपका, और उसे अवधि के लिए अभिरक्षा में, और उसे यानी कि वो अपने रक्षा में वह रक्षा कर सकता है। इस दौरान को वो सभी अधिकार वो मिलेंगे, यानी कि वह अपने कह सकते हैं अधिवक्ता को वो चुन सकता है या उन्हें बुला सकता है। खंड 3 में है खंड 1 और खंड 2 की बातें। इसमें क्या कहा गया, खंड 3 में यहाँ रेफरेंस दिया गया, खंड 1 और खंड में जो बातें कही गई हैं उसके संबंध में है कि कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती जो, यानी कि ये बातें किसको लागू नहीं होती, वो यहाँ पर दिया गया क तत्समय शत्रु अन्य देश हो, यानी शत्रु देश का वो व्यक्ति हो, या ख निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। यानी कि उसको क्या किया गया, निवारक निरोध के अनुबंध में उसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि उसे प्रिवेंटिव कॉशन में उसे गिरफ्तार किया गया है। वह इस व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता है। 2 व्यक्ति इसका क्या लाभ नहीं उठा सकते हैं। चौथा है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, अब इसमें क्या किया है, निवारक निरोध क्या है, यानी कि आपको पहले प्रिवेंटिव कॉज पे आपको गिरफ्तार यहाँ पर किया जाता है, यानी आपको सिर्फ 3 महीने तक के लिए किया जा सकता है। उसके लिए भी यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है कब किया जा सकता है, वो दिखाया गया इसमें। ऐसे व्यक्तियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय के लिए क्या, जो आपका न्यायाधीश बनने के लिए जो एलिजिबल हैं वो व्यक्ति, या फिर जो न्यायाधीश हैं या जो न्यायाधीश रह चुके हैं, वैसे व्यक्तियों मिलकर बना सलाहकार बोर्ड, यानी इनसे मिलकर एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा। 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में से निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, तो यानी वह बोर्ड ही तय करेगा कि भैया 3 महीने तक ही उनको निरोध 3 महीने तक उनको रोका जा सकता है, उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इस बोर्ड की सहमति उनको लेनी होगी। नेक्स्ट है, परंतु इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को द्वारा विहित की गई है। ख है, ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के बंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है।
वहीं 5वें को देखते हैं एक बार। निवारक निरोध का बंद करने वाले किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए उसे शीघ्रतिशीघ्र अवसर देगा। और वहीं 6 में देखते हैं, खंड 5 किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकार के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित से विरुद्ध समझा जाता है। यानी निवारक निरोध अगर किया गया है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको ऐसे सबूत दिखाएं, उस सबूत से क्या हो सकता है, अगर लोक हानि हो रही है तो वो उसे दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि स्टेट दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। इसमें दिया गया मेंशन ग में कि खंड 4 और उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सरकार सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, ये इसमें मेंशन किया गया है। तो यहाँ तक तो हमने देखा था निवारक निरोध के बारे में, यानी कि आपको स्वतंत्रता दी गई है और स्वतंत्रता के बाद